यह मेरी दूसरी कहानी है हमारे राधा और आरुष की। इस कहानी में आपको प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप सब मिलेगा और उसे भी बढ़कर मिलेगा जुनून आरुष का राधाया के लिए। तो सोच क्या रहे हो, मेरी कहानी को अच्छे से प्यार देना। नदी के पास बैठी एक लड़की, शाम होने को थी, सूरज नदी के अंदर शमा रहा था और वो लदक पीले सूट में बैठी बहुत परेशान थी। बड़ी आंखें, सुंदर सा चेहरा, नदी के पास अपने घुटने पर सर रखकर सोच रही थी, क्या माँ और बाबूजी मुझे शहर जाने देंगे? उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने स्कॉलरशिप जीती है और वो मुझे मुंबई जाने दे? वो ये सोच रही थी। एक लड़का भागते भागते आती है और हाफते हुए बोलती है, राधे क्या तूने सोचा हम घर वालों को कैसे मनाएंगे? जी हाँ, वो लड़का कोई और नहीं, हमारी राधाया है। और आपको बता दूं, हमारी राधाया ने पूरे बरसाना में टॉप किया। और मिलिए हमारी राधाया की फ्रेंड से, मयूरी से। राधाया और इन्हें तो बस बरसाना के बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए स्कूल में 2 स्कॉलरशिप आई जिसे ये दोनों जीत गई और मुंबई के टॉप कॉलेज में इन्हें दाखिला मिला। दोनों का नाम तो मुंबई के कॉलेज में आ गया और हॉस्टल का रूम नंबर भी मिल गया, पर बेचारी ने अब तक घर वालों से कोई बात नहीं बताई। राधा और मयूरी दोनों बचपन से पड़ोसी और क्लासमेट है। इनके परिवार वाले भी एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं, तो दोनों बचपन से सारे कारनामे साथ में मिलकर करती है। राधा तूने कुछ सोचा या नहीं? हमें तो लगता है हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। इतने मेहनत से किताबों में सर घुसाकर पढ़ाई की थी, अब क्या फायदा, पूरे पढ़ाई पर पानी फिर जाएगा। हम तो सोच रहे हैं बस इसी नदी में कूदकर कान्हा जी के पास चले जाए। राध्या बोलती है, हमें भी नहीं पता क्या होगा, माँ बाबूजी हमें जाने भी देंगे या नहीं? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर तुम ऐसा बोलोगी तो हमारा क्या होगा? राधाया परेशान होते हुए बोली। तो और क्या कहे, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मयूरी शांत होते हुए बोली, देखो राध्या, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, पर इतना पता है कि आज रात हम दोनों को घर पर बताना है, समझी? राध्या ने हाँ में सर हिलाया और दोनों सीढ़ियां चढ़कर घर की ओर चली गई। मुंबई के बार में बैठे कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे। कॉर्नर की टेबल पर बैठे 4 दोस्त दारू की बोतल खत्म किए जा रहे हैं। उसमें से एक लड़का बोला, यार आरुष तू ना इतना खर्चा करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। जी हाँ, हमारे हीरो आरुष। ब्लू आंखें, शार्प और गोरा चेहरा, दिखने में बिल्कुल कोई यूरोपियन हीरो, अच्छी खासी बॉडी, एक नज़र में किसी भी लड़की को अपना बना ले, पूरे मुंबई पर राज करने वाले और शायद कुछ सालों में पूरे एशिया में भी राज कर सकते हैं। उसके साथ बैठे उसके 3 दोस्त आज पार्टी के लिए आए हैं। पूरे बार की लड़ियां बस इन्हीं चारों पर नजरें गड़ाए बैठी है। चारों अपने स्कूल टाइम से अच्छे फ्रेंड है और चारों ही रिच है, एक दूसरे पर जान देने वाले, पर कोई इन्हें अपनी जान देने वाली नहीं मिली, इसलिए अब तक चारों सिंगल है। आरुष बोला, तू पागल है क्या? तेरा बाप इतना पैसा कमाता है और तू फिर भी इतनी कंजूसी करता है। उनमें से एक लड़का बोला, बस करो यार, तुझे तो पता ही है ना, हम में से सबसे अमीर आरुष है, तो इतना पैसा क्या वो अपने बुढ़ापे के लिए बचाएगा? चल अब छोड़, वो देख सारी लड़कियां हमें ही देख रही है। अब मैं आपको आरुष के फ्रेंड के नाम बताती हूँ। तन्मय, कबीर और राज। तन्मय ने ही आरुष को बोला था क्यों इतने पैसे उड़ता है, और कबीर ने बोला था आरुष हम में से सबसे अमीर है। कबीर बोला, यार हमारे आसपास इतनी लड़कियां होती है, पर सब हमारे लुक और पैसे की वजह से हमारे पास आती है। तन्मय बोला, यार क्या इस दुनिया में एक भी हमारे लिए सच्ची और अच्छी लड़क नहीं है जो हमसे प्यार करे? राज बोल, मुझे तो लगता है इस जन्म में तो हमें ऐसी अजीबो गरीब लड़कियां ही मिलेगी। आरुष जो अब तक शांत था वो बोला, मिलेगी कहीं ना कहीं तो हमारे लिए कोई हमारा इंतजार कर रही होगी। तन्मय चिढ़ते हुए बोला, बस बहुत हो गया, स्कूल से कॉलेज तक सब लड़कियां केवल हमारे पास हमारे पैसों की वजह से ही आया है। अब हम 20 के हो गए हैं, कॉलेज का 2nd ईयर चालू हो गया है, पर अभी तक एक लड़का अच्छी नहीं मिली। तीनों सोच ही रहे थे। राज बोला, काश एक अच्छी लड़की मिल जाए जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊं। अगर मुझे मेरी सोलमेट मिल गई ना तो मैं 4 बच्चे पैदा करूंगा। राज की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। कबीर बोला, हमारे मॉम डैड कितने लकी है, एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते हैं, उनकी भी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी, तब से आज तक वो लोग एक साथ हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। और हमें देखो, आज तक एक लड़क किस करना तो दूर हाथ भी नहीं लगाए, क्योंकि हमारे लिए कोई लड़की नहीं मिली। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे मेरी सोलमेट मिली ना, मैं सबसे पहले उसे किस करने को बोलूंगा। तन्मय कबीर का मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर उसने ना कर दिया तो? कबीर सोचते हुए बोला, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कोई नहीं, मैं उसकी बात मानूंगा, वो जैसा बोलेगी वैसा करूंगा। आरुष बोला, तू अभी से जोरू का गुलाम बन गया? राज हंसते हुए बोला, और क्या होगा, एक लड़की मिलेगी, उसमें भी उसकी बात नहीं मानी तो छोड़ के ना चली जाए। आरुष बोला, जो मुझे पसंद आता है उसे मैं खुद से दूर नहीं होने देता। आरुष की आंखों में एक अलग ही जुनून था। वही दूसरी तरफ राध्या ने घर पहुंचकर हाथ पैर धोए और अपनी भाभी के साथ खाना परोसने में हेल्प करने लगी। तभी राध्या का भाई बोला, अरे राधा, या तुम कौन सी कॉलेज में जा रही हो, तुमने बताया नहीं? राध्या के बाबूजी बोले, हाँ बेटा बताओ ना, किस कॉलेज में जाओगी? इस बार तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, बोलो बेटा आपको जो चाहिए सब हम देंगे।
राध्या के बाबूजी खुश होते हुए बोले। राध्या सबकी बात सुन रही थी पर वो डर रही थी, वो कैसे बोले उसका नाम मुंबई के कॉलेज में आ गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रद्या की भाभी दरवाजा खोली, सामने मयूरी के बाबूजी खड़े थे। सीमा बोली, आईना बाबूजी बस खाना खा रहे हैं। साथ में मयूरी भी थी। रद्या समझ गई थी मयूरी अपने बाबूजी को यहाँ लेकर क्यों आए हैं। मयूरी के पिताजी का नाम घनश्याम था। राध्या के बाबूजी बोले, अरे घनश्याम तुम यहाँ इस वक्त, सब ठीक है ना। घनश्याम बोले, अरे हाँ मैं ठीक हूँ। मयूरी बोल रही थी तुमने मुझे बुलाया। रविंदर राध्या के बाबूजी बोले, नहीं तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मयूरी बोली, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, आई काका पर हमें और रद्या को आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्यों राध्या? मयूरी ने कहा। रद्या ने कहा, जी बाबूजी हमें आपसे कुछ बात करनी है। मयूरी माँ भी आ चुकी थी, वो बोली, यस बड़ी ही क्या बात थी जो तुम अपने बाबूजी को ये लेकर आए हो। राध्या की माँ मुस्कुराते हुए बोली, जाने दो सपना होगी कुछ बात बोलो बच्चों, क्या बात करना चाहती है आप दोनों को। रविंदर राध्या के बाबूजी बोले, नहीं तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मयूरी बोली, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, आई काका पर हमें और रद्या को आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्यों राध्या? मयूरी ने कहा। रद्या ने कहा, जी बाबूजी हमें आपसे कुछ बात करनी है। मयूरी माँ भी आ चुकी थी, वो बोली, यस बड़ी ही क्या बात थी जो तुम अपने बाबूजी को ये लेकर आए हो। राध्या की माँ मुस्कुराते हुए बोली, जाने दो सपना होगी कुछ बात बोलो बच्चों, क्या बात करना चाहती है आप दोनों को। राध्या ने घबराते हुए बोली, बाबूजी आप जानते हैं मैं और मयूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। हाँ बच्चों, इसमें कोई बोलने की बात है, आप दोनों को जो चाहिए आप दोनों बताएं, हम जरूर पूरा करेंगे। 2 राध्या बोली, बाबूजी वो हमारा एडमिशन मुंबई कॉलेज में हो रहा है। वो स्कूल हम जो स्कॉलरशिप आई थी उसमें हम दोनों का नाम है और हम मुंबई में दाखिला मिला है। तो बस आपसे इजाजत लेना था, क्या आप हमें जाने देंगे? अगर आप ना कहेंगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो बस आपसे पूछना चाह रहे थे। राधाया इतना बोलकर चुप हो गई। घनश्याम और रविंद्र जी उन्हें ही देख रहे थे। रवि जी थोड़ा गुस्से में बोले, आपने की पूछ कर स्कॉलरशिप वाली एग्जाम दी, पहले सिर्फ आप दोनों शरारतें करती थी, अब बातें छुपाना भी सीख रही है। घनश्याम जी बोले, आप दोनों कहीं नहीं जा रही समझी, और मुंबई तो क्या आपको पूरे वृंदावन में आप दोनों को कोई कॉलेज नहीं जाना, कल से आप दोनों घर का और खेतों का काम करेगी। रविंद्र जी बोले, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, दोनों को कुछ ना बोलो तो दोनों हमारे सर पर बैठ जाती है। कुछ दिनों में इनके लिए लड़के देखकर इनकी शादी कर देते हैं और आप दोनों यह अभी तक खड़ी हो अपने कमरे में जाए। राधा और मयूरी के आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनका सपना उनके आंखों से दूर जो चला गया था। राधा रोते हुए अपने रूम में चली गई और मयूरी अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद घनश्याम और रविंद्र हंसने लगे। मयूरी और राधाया की माँ उन्हें ये से देखकर काफी गुस्सा हो रही थी, वही वीर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जया जी, राधाया की माँ बोली, आप हंस रहे हैं, हमारी बेटी रो रही है, आप दोनों को अभी हंसी आ रही है। जया जी गुस्सा करते हुए बोली। नीलम मयूरी की माँ गुस्सा करते हुए बोली, और आप इनकी शादी काएंगे, अभी दोनों सिर्फ 18 साल की है और मैं बोल देती हूँ मेरी बेटी कोई शादी वादी नहीं करेगी। घनश्याम जी बोले, अरे किसने कहा कि हमारी बेटी की शादी हो गई, उसे तो अभी बाहर की दुनिया भी देखनी है। रविंद्र जी बोले, और नहीं तो क्या, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे थे, और दोनों हंसने लगे। सब लोग उन्हें ना समझ होकर देख रहे थे। घनश्याम और रविंद्र जी सबको खुद को देख बोले, आप लोग हमें ये से मत देखिए, हमें तो पहले से पता चल गया था, जब वो दोनों रात भर पढ़ती थी, हमें तो पहले ही दाल में कुछ काला लगा। और जब हमने पता किया तो पता चला स्कूल में स्कॉलरशिप द्वारा बच्चे शहर जाकर पढ़ सकते हैं। घनश्याम बोले, तब हमें पता चला हमारी बच्चियां भी इसमें हिस्सा ले रही है, हम तो बस उन्हें डरा रहे थे। बचपन से दोनों ने पूरे ब्रिजवासी को खूब परेशान किया है, अब हम कर रहे हैं तो आप दोनों की ममता जाग रही है। जया जी बोली, मेरी बेटी ने खाना भी नहीं खाया, दोनों रो रही होगी, बस आप दोनों ने बहुत नाटक कर लिया, अभी उन्हें जाकर सच बता दीजिए। नहीं, हम उन्हें बाद में सच बताएंगे। रवि बेटा जाए और जाकर परसों की मुंबई जाने वाली 2 टिकट ले आए। जी बाबूजी बोलकर रवि वहां से चला गया। रविंद्र जी बोले, अभी उन्हें कोई सच नहीं बताएगा, हम दोनों उन्हें खुद सच बताएं। जया जी जाए और राधाया को खाना खिलाए, और भाभी आप ही दोनों ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। आगरा में एक लड़की जिसका नाम सानवी, लंबे बाल, गोरा चेहरा, आंखों पे चश्मा, चश्मे के अंदर बड़ी आंखें, आंखों में काजल, पिंक होठ, अपने रूम में बैठी हुई किसी सोच में, कल मैं मुंबई जाऊंगी, पता नहीं वहां के सारे लोग कैसे होंगे, क्या वो लोग मेरी रैगिंग करेंगे, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। तभी किसी की बाहर से आवाज आई, सानू बेटा आओ चलो खाना खा लो। सानवी अपनी सोच से बाहर निकली, बोली, जी मम्मी आती हूँ। सानवी बाहर आती है और खाने की टेबल पर बैठती है। सानू बेटा क्या आपने पैकिंग कर ली? मम्मी मैं कल कर लूंगी।
सानू के पापा बोलते हैं वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। जी पापा। सानू की मम्मी। और कोई कुछ बोले तो चुपचाप सुनना, नहीं सर से शिकायत कर देना और ज्यादा लड़कों से बात मत करना। सानू बोली मम्मी आप क्या बोल रहे हो। सानू की माँ बोली सही बोल रही हूँ, मुंबई के लड़के बहुत लड़कियां घुमाते हैं, समझी जी मम्मी। चलो आपको मैं सानवी से मिलाती हूँ। पूरा नाम सानवी राजवीर तिवारी। खूबसूरत तो बहुत है पर आज तक कोई फायदा नहीं, सीधी और सरल, पढ़ाई में भी अच्छी है, कभी कोई शरारत नहीं करती, कोई दोस्त भी नहीं है और जो होते हैं वो बस अपना फायदे के लिए ही होते हैं। जितना होता है उतने में खुश रहती है, किताबों से बातें ज्यादा होती है। इनकी इनकी काबिलियत की वजह से आज मुंबई में एडमिशन मिला है पर डर भी बहुत लगता है। सानवी के परिवार में उसके पापा राजवीर, मम्मी नीता और एक 12 साल का भाई है। पापा एक बैंक में जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। छोटा परिवार, सुखी परिवार। सानवी को नहीं पता उसे मुंबई में क्या मिलने वाला है, सच्चे दोस्त और सच्चा प्यार, पर इन्हें तो कभी डर के सिवा कुछ महसूस ही नहीं होता। वही वृंदावन में राधाया अपने कमरे में रो रही थी। आज तक उसके बाबूजी ने उससे ये से बात नहीं की थी। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मैं बाहर जाकर पढ़ने के सपने देखे थी ना बाबूजी मुझे ये से डांटते। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। राधाया बेटा आप जाग रहे हो क्या। जया जी ने बाहर से आवाज दी। राधाया ने अपने आंसू पोंछे और बोली जी माँ आप अंदर आ जाए। जया जी अंदर आ गई। उन्होंने बोला चलो खाना खा लो। राधाया ने बोला माँ हमें खाने का मन नहीं है। जया जी प्यार से राधाया के गालों को सहलाते हुए बोली बेटा खाने से नाराज मत हो, मैंने आपके बाबूजी को मानने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। छतरी कोई बात नहीं माँ, बाबूजी का जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। जया जी मन में बोली हमें माफ कर दो राधाया, बस कल का दिन और उसके बाद आप ये से नहीं रोएंगी। अच्छा बेटा आप खाना खा लो उसके बाद सो जाना जी माँ, राध्या ने कहा। उसके बाद जया जी वहां से चली गई। राध्या ने थोसा खाया उसके बाद सो गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मयूरी के रूम में मयूरी रोते रोते सो गई थी। जब नीलम जी ने देखा मयूरी सो गई है तो उसके सर पर हाथ फेरा, उसके बाद वहां से चली गई। मुंबई में चारों एक ही कार में आए थे तो एक कार में बैठ गई। गाड़ी सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। आरुष जो कार चला रहा था वो सबको घर छोड़ने वाला था। राज बोला यार फ्रेशर आने वाले हैं मंडे से। कबीर बोला तो तू क्या चाहता है हम उनकी पूजा करें। राज मुंह बनाते हुए बोला यार इतना क्यों भड़क रहा है, मैं तुझे थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ। आरुष बिना भाव का बोला छोड़ कल कॉलेज जाना है। तन्मय बोलो आरुष तुझसे एक बात पूछूं। आरुष बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला अगर नहीं बोलूंगा तो नहीं पूछेगा। कबीर उसे चिढ़ाते हुए तू भी किसे बोला रहा है। आरुष इस बेचारे ने हमसे पिछले 20 साल से सोच सोच के सवाल ही पूछे हैं। राज कबीर को हाई फाई देते हुए बोला भाई बिल्कुल सही बोला तन्मय, तुम दोनों चुप हो जाओ वरना उठाकर फेंक दूंगा। तन्मय बोलो वो रुचि को तू पसंद करता है क्या। इतना सुनते ही आर्यन ने कस के ब्रेक मारी। जब तन्मय सीधा कार के बोनट पर लगी, राज और कबीर पीछे बैठे थे, वो दोनों सीधा आगे आ गए। राज बोला यार क्या किया, मेरा सर फुटते हुए बचा है। आरुष राज को इग्नोर करता हुआ बोला तुझे किसने कहा, कुछ नहीं मैं बस ये से ही पूछा, वो हमेशा तेरे आसपास घूमती जो रहती है। आरुष बिना कोई हाव भाव के बोला मैं उसे पसंद नहीं करता। राज बोला मुंह बनाते हुए बोला किसका नाम ले लिया, अब तो पूरी रात खराब जाएगी। कबीर बोला उस चिपकू से कौन प्यार करना चाहेगा, कोई अच्छी लड़की का नाम लेता, उसका नाम सुनते ही मुझे उल्टी आती है, वो एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। उसे तो मेरा डॉग भी पसंद नहीं करता पर क्या करे, हमारे पापा के रिलेशन की वजह से वो बार बार हमारे घर और कॉलेज में आ जाती है। ये से ही बात करते हुए आरुष तन्मय को उसके घर छोड़ता है, उसके बाद राज और वीर को, उसके बाद वो अपने घर जाता है। रात ज्यादा होने की वजह से सब सो गए थे। आरुष अपने रूम में जाकर फ्रेश होता है। आरुष का पूरा घर किसी महल से कम नहीं था। आरुष का रूम काफी बड़ा और सुंदर था, पूरा सफेद रंग था, सारे पर्दे सफेद थे। अब आपको मैं इन चारों के बारे में अच्छे से बताती हूँ। आरुष आरुष अपने परिवार का लौता वारिस है, मुंबई के टॉप पर रहने वाले राजन खुराना का बेटा। आरुष खुराना मां शीला खुराना हाउसवाइफ है और बहुत भोली है। आरुष बचपन से ही तन्मय, कबीर, राज के साथ बड़ा हुआ था और एक स्कूल से एक कॉलेज में थे। आरुष बहुत जुनूनी इंसान था, एक बार जो सोच ले वो कर कर ही दम लेता है, हो भी क्यों ना, आखिर अमीरों का खून जो है। तन्मय मल्होत्रा ये भी कुछ कुछ आरुष जैसे है पर काफी शांत है और जब गुस्सा आ जाए तो किसी की नहीं सुनता, दोस्तों में जान बसती है। ऋत्विक मल्होत्रा का बेटा है। तन्मय मां है राशि देवी, एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, वो अब अमेरिका में रहती है। कबीर सूर्यवंशी राघव सूर्यवंशी का बेटा। कबीर सूर्यवंशी काफी खुश मिजाज इंसान, दुनिया से कोई मतलब नहीं जब तक इनका परिवार और इनके दोस्त साथ है, बस अपने दोस्त से मतलब और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते। इनकी मां सरस्वती सूर्यवंशी ही जो अपना खुद का बिजनेस करती है। कबीर का एक बड़ा भाई है जो लंदन का बिजनेस संभालता है और कबीर अपने भाई से बहुत प्यार करता है।
राज सिंघानिया। अरुण सिंघानिया का बेटा राज सिंघानिया हंसमुख किस्म के इंसान है, दोस्तों पर जान छिड़कते हैं, घर में सबके लाडले है, हो भी क्यों ना ये अपने घर के लोते बेटे जो है। सब चीज के अलावा चारों एक दूसरे पर मरते हैं, हर काम साथ में करते हैं। उनमें से आरुष सबसे गुस्से वाला है, पूरे कॉलेज में इन्हें ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता कॉलेज की सभी लड़कियां चारों के ऊपर मरती है, पर चारों केस से अच्छे से बात नहीं करते। लड़के तो इन चारों को देखकर जलते हैं, जब तक ये चारों कॉलेज में है किसी की दाल नहीं गलने वाली। अगली सुबह वृंदावन। वृंदावन की सुबह ये सी थी, हर जगह सफेद कोहरा, आज भी नदी के पानी से ओढ़ते कान्हा जी को जल देती, कान्हा की बंशी पूरे बरसाना को मधुर आवाज से गुजती। राधाया सुबह उठकर तैयार हुई और नीचे गई। जब वो किचन में गई तो जया और राधाया की भाभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। राधाया का घर गांव के घर जैसा एक मंजिले का था। नीचे बीच आंगन में तुलसी का पेड़, कुछ दूर पे ही कुछ खटिये लगे हुए थे और उस पे गद्दे बड़े सलीके से लगाए हुए थे। छत के बीच में आंगन में भी धूप आती थी। जया जी बोली, अरे बेटा जाए और अपने बाबूजी को चाय दे दीजिए। राधाया ने चाय लिया और दूसरी कोठरी में चली गई, जहां राधाया के बाबूजी हिसाब किताब देखते थे। राधाया ने चाय टेबल पर रखा और गद्दे पर बैठकर चाय देने लगी। बाबूजी आपकी चाय। रविंद्र जी ने बिना राधाया की तरफ देखे चाय पीने लगे। वो किताब पढ़ने का नाटक कर रहे थे। राधाया वहां से जाने लगी तो रविंद्र जी बिना राधाया की तरफ देख बोले, ये लीजिए। क्या बाबूजी? राधाया ने पूछा। पैसे? ये कुछ पैसे है, जाए और जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े ले लीजिए। पर क्यों? राधाया ने पूछा। आप मुंबई जाकर वहां घाघरा चोली तो नहीं पहन सकती ना, इसलिए जाए और कॉलेज जैसे कपड़े ले लीजिए। इतना सुनते ही राधाया के आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए जाकर रविंद्र जी के गले लग गई। चुप। रविंद्र जी राधाया को चुप कराते हुए बोले, आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि आप इतनी मेहनत करेगी और हम आपको रोकेंगे? आप मुंबई जाएंगी और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। राधाया रोते हुए रविंद्र जी के गले लगी हुई बोली, धन्यवाद बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको कुछ नहीं बताया। रविंद्र जी बोले, बस अब और मत रोइए, जाए और जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे सामान ले लीजिए। राधाया ने उदास होते हुए कहा, अगर मयूरी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, हमने सोचा था साथ में जाएंगे। रविंद्र जी बोले, अरे बेटा मयूरी भी आपके साथ जाएगी, आप दोनों जा रहे हैं। राधाया खुश होते हुए बोली, सच में? तो हम सामान लेने जा रहे हैं। सीवी जल्दी पैसे लेकर बोली, बाबूजी आपकी वजह से हम हमेशा लेट हो जाते। और जल्दी से वहां से भाग गई। रविंद्र जी उसे देखते रह गए और बड़बड़ाते हुए बोले, मुझे नहीं लगता ये मेरी बेटी है। एहसान फरामोश और अपना काम करने लगे। मयूर के घर मयूर की मां आंगन में आम सुखा रही थी। वही मयूर सुबह से चुप थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। वही घनश्याम जी झूले पर बैठकर चाय पी रहे थे। उन्हें मयूर को परेशान करने में मजा आ रहा था। वो मन में बोले, लगता है आज मेरी बेटी को कोई शैतानी नहीं सूझी, वरना अभी तक पूरा घर सर पे उठा लेती। तभी दरवाजे से राधाया अंदर आते हुए बोली, प्रणाम काका। प्रणाम काकी। घनश्याम जी बोले, आइए बेटा और चाय पी लीजिए। राधाया बोली, नहीं काका, हम तो बस मयूर को बाजार ले जाने के लिए आए थे। घनश्याम जी बोले, वो देखो दीवार के पिलर से सट कर बैठी है, जैसे कोई मर गया है, इतनी उदास है। घनश्याम जी को पता थी कि राधाया को सब पता चल गया है। फिर राधाया के पास जाते हुए घनश्याम जी को आंख मार कर इशारा किया। घनश्याम जी समझ गए थे। राधाया मयूरी को चिढ़ाते हुए बोली, पता है मयूर, पापा ने हमें जाने की परमिशन दे दी, हम तो मुंबई जा रहे हैं, इसलिए हम कपड़े लेने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ बाजार चलो, क्या पता तुम और हम कब मिले। मयूर ये सुनकर बोली, क्या काका तुम्हें जाने दे रहे हैं? राधाया ने खुश होते हुए हाँ में सिर हिलाया। मयूर बस उदास हो गई। वो बोली, कोई बात नहीं, कोई तो जा रहा है ना, चल चलते हैं। घनश्याम जी बोले, लो मयूर, अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। मयूर बोली, हमें नहीं चाहिए कोई कपड़। घनश्याम जी बोले, ठीक है मत लो, हमने सोचा था तुम मुंबई जाओगी तो इसलिए बोला, अगर तुम पुराने कपड़ में जाना चाहती हो तो जाओ। मयूरी खुश होते हुए बोली, बाबूजी आप सच बोल रहे हैं, क्या हम भी मुंबई जा रहे हैं? घनश्याम जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो मयूर दौड़कर जाकर उनके गले लग और बोली, शुक्रिया बाबूजी, आप हमें जाने दे रहे हो। घनश्याम जी बोले, अरे हमारी बच्ची इतनी मेहनत करके मुंबई जाना चाहती है तो जरूर जाएगी। मयूर ने पैसे लिए और राधाया को लेकर मार्केट जाने लगी। तभी नीलम जी बोली, ये से खाली पेट जाओगी, चलो कुछ खा लो। मयूरी बोली, हम दोनों बाहर कुछ खा लेंगे, और जल्दी से वहां से भाग गई। हरियाणा पंजाब रसवीर गांव में आज ढोल नगाड़े बज रहे थे। एक लंकी पटियाला सलवार सूट में, लंबे बाल, बड़ी आंखें, गदराया हुआ बदन, सुंदर चेहरा, बड़ी आंखें, अपने दुपट्टे को कमर पर बांधकर नाच भांगड़ा कर रही थी। ओए बल्ले बल्ले, कल मेनू मुंबई जाना। ओए बजाओ और जोर से बजाओ, पता चलना चाहिए कि मीत कौर पूरे पिंड विच फर्स्ट आई है। वो लंकी बोले जा रही थी और नाच रही थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी एक लड़का बीच में उसका कान पकड़कर खींचकर उसे ले जाने लगा और वो लंकी बोले जा रही थी।
वीर जी छोड़ो मेनू, दर्द हो रहा है। आह, वो लंकी चिल्ला रही थी पर उस लड़के ने उसे नहीं छोड़ा। तू ना घर चल, बिजी से तेरी शिकायत करता हूँ, वो लड़के ने कहा। हाँ तो क्या किया मैंने, इतना चंगा भागला कर रही थी पर आपनू मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं है, वो लड़का चिढ़ते हुए बोला। एक बार तू ना घर चल, तेरा मुंबई जाना ना कैंसल हो जाएगा, फिर तू मेनू दसना। वो लंकी जल्दी से बोली। सॉरी बिजी, मेनू जल्दी से मुंबई जाना। तो ज्यादा खुशी हो गई थी। ये से ही वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अब मैं आप सबको मीत से मिलती हूँ। इनका नाम मीत हरियाणा के छोटे से गांव से है। बचपन से एक ही सपना था, बड़े शहर में जाकर पढ़ना। इसके लिए इन्होंने बहुत पापड़ बेले और आज इनका सपना पूरा होने जा रहा है। मीत के घर में इनकी मां मनप्रीत कौर, सुखविंद्र कौर, इनका भाई रणबीर कौर है और इनकी दादी भी है। मीत हमेशा पढ़ाई में कम मार्क्स लाती है, पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती में रहती है। आज इनका सपना पूरा होने जो जा रहा है। जब मीत घर पहुंचती है तो मनप्रीत दरवाज से चिल्लाते हुए बोली, ये लंकी एक दिन मेनू पागल करके छोड़ेगी। मीत बोली, बिजी आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरा दाखला मुंबई में हो गया है। मनप्रीत जी डांटते हुए बोली, और मुंबई में जाकर भी तेनू कौन सा लठगरना है, वहां भी जाकर सबको परेशान करेगी। मीत चिढ़ते हुए बोली, बिजी आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है और आप मेरे लिए अनाप शनाप बोले जा रही हो। अरे जब मैं वहां जाऊंगी ना तब सबको पता चल जाएगा कि मीत सुखविंद्र कौर आई है। मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ, तब तक आप खालगांव। मीत अपने रूम में चली गई। मनप्रीत बोली, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। आगरा में सानवी की मां नीता जी बोली, बेटा चलो तुम अपने लिए अच्छे कपड़े ले लो, कल मुंबई के लिए जाना है। सानवी किताब पढ़ रही थी या ये कहे कि बहुत परेशान थी। नीता जी सानवी के पास आकर बोली, तुम क्यों परेशान हो रही हो, वहां जाकर अच्छे दोस्त बनाना, सब अच्छा होगा। सानवी बोली, माँ आपको क्या लगता मेरे लिए यह आसान नहीं है, बचपन से मेरे कोई फ्रेंड नहीं बने तो मुंबई जैसे बड़े कॉलेज में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। नीता जी बोली, अच्छा तुम वहां जाकर पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें समझने का कोई फायदा नहीं है। 5 नीता जी हमेशा सानवी के लिए परेशान रहती है, वो भी चाहती थी सानवी के दोस्त घर आए पर कभी किसी से सानवी की दोस्ती नहीं हुई। नीता जी हमेशा सानवी के लिए परेशान रहती है, वो भी चाहती थी सानवी के दोस्त घर आए पर कभी किसी से सानवी की दोस्ती नहीं हुई। आज इसलिए सानवी अकेली है और हमेशा परेशान रहती है, छोटी छोटी बातों से डरती है। बस किताबों को छोड़कर नीता जी बोली, अब चलो तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं। सानवी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। वृंदावन में राधाया और मयूर ने पूरा मार्केट घूम चुकी थी। मयूर बोली, आज तो बहुत थक गए हैं, चल रामू काका के ठेले पर पानी पूरी खाते हैं। दोनों जाकर पानी पूरी खाए और उसके बाद घर चली गई। राधाया जब घर पहुंची तब जया जी बोली, बेटा सारा सामान रख लो, कल मुंबई के लिए जाना है। राधाया हाँ बोलकर ऊपर अपने रूम में जाकर सारे सामान रख लिए और सोने चली गई। पर आज चारों में से किसी को नींद नहीं आने वाली थी, कल से उनकी नई जिंदगी चालू होने वाली थी। अगली सुबह हरियाणा में आज मीत जल्दी उठकर सारा सामान पैक कर रही थी। मनप्रति जी बोली, सारा सामान रख लिया है ना, और वहां जाकर किसी से लड़ाई मत करना। मीत आज अच्छे से अपनी माँ की सारी बात मान रही थी। मनप्रीत जी कुछ खाने के डब्बे मीत को देती है और बोलती है, कभी याद आए तो इसे खलेना, और उनके आंखों से आंसू आजते हैं। मीत उनको चुप कराते हुए बोली, क्या बिजी आप तो ये से रो रहे हो जैसे मेनू विदा कर रहे हो, अब चुप हो जाए, मैं सिर्फ कुछ सालों के लिए वहां जा रही हूँ। मीत का भाई और पापा उसे स्टेशन छोड़ने गए और ध्यान रखने को बोला। वही मयूरी और राधाया आज तैयार हो गई थी जाने के लिए। जया जी और नीलम जी ने उन्हें खाने के डब्बे दिए और उन्हें विदा किया। आज दोनों माँ की आंखों में पानी था। राधाया और मयूर स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ गई और अपने बाबूजी को बाय बोली। तब तक ट्रेन ने हॉर्न दे दी और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ मुंबई की दिशा जाने लगी। आगरा में सानवी ट्रेन में बैठी थी, उसका दिल दुगनी स्पीड से चल रहा था। डर था पर पढ़ाई का जुनून भी साथ था। उसने अपना चश्मा ठीक कर आंखें बंद कर अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह मीत मुंबई पहुंच गई थी। वहां से उसने टैक्सी ली और अपने हॉस्टल की ओर चली गई। वहां पहुंचकर वो देखी हॉस्टल बहुत बड़ा था। वहां जाकर उसने हॉस्टल की चाबी ली और रूम नंबर 203 में चली गई। वहां जाकर उसने देखा रूम बहुत बड़ा था, उसमें 4 बेड थे, दो राइट में और 2 लेफ्ट में। उस बेड पर नंबर भी लिखा हुआ था, सबके टेबल सलीके से रखा हुआ था। 4 अलमारी थी, रूम पिंक कलर से पेंट था। मीत आज बहुत खुश थी। उसने चेक किया, उसका बेड ऊपर 4 नंबर है। मीत ने अपने सामान को अपनी अलमारी के पास रखकर अपने बैग से कपड़े निकले और फ्रेश होकर सोने चली गई। यहाँ पर सानवी स्टेशन आ चुकी थी। जब उसने मुंबई की भीड़ देखी तो काफी डर गई थी। वो बोली, हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे, मुझे मम्मी की याद आ रही है। उसने टैक्सी लिया और हॉस्टल चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपना रूम नंबर पता किया और रूम नंबर 203 में आ गई।
वहां पहुंचकर सानवी ने दरवाजा खोला तो देखी एक लड़की अंदर सो रही है, पर सानवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सामान अलमारी के पास रखकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद सानवी बेड नंबर 2 पर आ गई और अपने घर को याद करने लगी। न जाने कब उसे नींद आ गई और वो सो गई थी। यह राधाया और मयूर को मुंबई पहुंचते हुए शाम होने आ गई थी। दोनों स्टेशन पहुंच गई थी। मयूरी खुश होते हुए बोली, यार हमें ना यकीन नहीं हो रहा, हम दोनों इतने बड़े शहर में अकेले हैं। सोचो कितना मजा आएगा। राधाया बोली, वो सब बाद में, पहले हॉस्टल चलते हैं, बहुत थक गए हैं। उसके बाद वो नो हॉस्टल आ जाती है। उन्हें बता दिया गया कि उनका रूम 203 में है। वो दोनों सामान लेकर ऊपर जा रही थी तो आसपास लड़कियां देख रही थी। कोई लड़की अपनी फ्रेंड से बात करती तो कोई घूमने जा रही थी और सभी बहुत मॉडर्न कपड़े पहने थे। मयूरी उन सबको देखते हुए बोली, यार ये सब इतने छोटे कपड़े क्यों पहनी है। राधाया उसे समझाते हुए बोली, किसी को ऐसा नहीं बोलते, चलो हमारा रूम आ गया है। और दोनों अंदर गई तो दोनों देखती रह गई। रूम में 4 बेड, सब बेड के पास सफेद टेबल, दीवार के कोने में 4 अलमारी है जहां 2 अलमारी के पास कप रखे हुए थे। 2 बेड उधर और 2 बेड इस तरफ और बीच में जगह खाली थी। बेड नंबर 1 और 2 के बीच एक बड़ी खिड़की थी। मयूरी बोली, कमरा तो बहुत अच्छा है, पर राधाया बोली, पर क्या। मयूर बोली, हमारा बेड तुम उस तरफ और मैं इस तरफ। राधाया बोली, कोई बात नहीं, हम एक रूम में है, वो बहुत बड़ी बात है, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। मयूरी बोली, तुम ठीक बोल रही हो। उसके बाद वो दोनों अपना सामान अपनी अपनी अलमारी के पास रखकर फ्रेश होने चली जाती है और वापस आकर दोनों बेड पर सोने चली जाती है। राधाया का बेड सानवी के पास और मयूर मीत के पास। चारों एक दूसरे से अनजान थी। रात को 9 बजे मीत उठती है। उसे बहुत भूख लगी थी पर उसे कुछ पता नहीं था खाना कैसे मिलेगा। फिर मीत को याद आया कि उसकी बिजी ने कुछ खाने के डब्बे दिए थे और मीत डब्बा ढूंढने लगी थी। आवाज की वजह से सानवी और राधाया की नींद खुल गई थी। सानवी और राधा खुद को देखती है। उसके बाद मीत को जो टूट रही थी, राधाया ने धीरे से बोला, तुम क्या खोज रही हो। मीत बिना देखे बोलती है, बिजी ने कुछ खाने के सामान दिए थे, उसे ही ढूंढ रही हूँ। जब मीत को एहसास होता है वो क्या बोल रही है तो वो सामने देखती है 2 लड़कियां उसे ही घूर रही है। मीत सॉरी बोलती है, मैंने तुम दोनों की नींद खराब कर दी, पर मैं क्या करती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मुझे पता भी नहीं खाना कहाँ मिलेगा। मीत की बात सुनकर सानवी और राधाया को याद आता है, इन लोग ने भी कुछ नहीं खाया है और अब उन्हें भी भूख लगी है। इतने शोर की वजह से मयूर भी उठ जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए बंद आंखों से बोली, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या। सब उसे देखने लगे। जब मयूरी की आंख खुलती है तब सब उसे ही देख रहे थे। मयूर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, सब हमें ये से क्यों देख रहे हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मीत मयूर के पास जाकर बोली, हेलो, मेरा नाम मीत कौर है, हरियाणा से हूँ। मयूरी ने भी हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, हमारा नाम मयूर त्रिपाठी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मयूरी राधाया की तरफ दिखाते हुए बोली, और वो हमारी फ्रेंड है। राधाया उनके पास आकर बोली, और हमारा नाम राधाया श्रीवास्तव है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब एक दूसरे से मिल रहे थे सिवाय सानवी के। वो सबको देख रही थी, उसे भी उनसे मिलकर बात करने का मन था, पर वो कभी अजनबी से बात नहीं की थी। फिर सब सानवी के पास आए और सब सानवी से हाथ मिलाकर अपना नाम बताए। अब सानवी से रहा नहीं गया, उसने भी हिचकिचाते हुए अपना नाम बताया। हेलो, मेरा नाम सानवी तिवारी है, मैं आगरा से हूँ। सब उससे अच्छे से बात कर रहे थे। सानवी पहली बार यूं किसी से बात कर रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर सबने बात की। मयूर के पेट से आवाज आने लगी, सब उसे ही देखने लगे। मयूरी प्यारा सा चेहरा बनाकर बोली, हमें भूख लगी है। सब उसे देख रहे थे। मीत भी उसका साथ देते हुए बोली, हम सबको भूख लगी है, चलो देखते हैं कुछ खाने को है या नहीं। उसके बाद सब अपने रूम से बाहर जाते हैं। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है सब खाना खा चुके हैं और हॉस्टल के नियम के अनुसार सब 9 बजे खाते हैं और अभी 10 बज रहे थे। मीत ने कहा, यार मुंबई का सबसे बड़ा बुरा एक्सपीरियंस यही है। मीत रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, मेनू तो भूखे पेट नींद भी नहीं आती। मयूरी उसका साथ देते हुए बोली, बिल्कुल सही बोल रही हो, आज की रात तो पेट से आवाज आएगी। राध्या बोली, क्यों ना हम सब बाहर जाकर कुछ खाकर आए। मीत और मयूरी खुश हो गए, पर वही कुछ पल के लिए। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तब उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया और बोला गया 9/30 के बाद कोई लड़की बाहर नहीं जाती। सब उदास हो गए। तभी मीत को कुछ सूझा। वो बोली, हम पीछे वाले गेट से दीवार कूद कर जाएंगे। वही मयूर जो इस बात से सहमत थी, तो दूसरी ओर सानवी और राधाया को डर लग रहा था। सानवी को डर लग रहा था क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था।
वो ना बोलकर अंदर जाना चाहती थी, पर मीत और मयूरी ने उसे पकड़कर खींचते हुए पीछे वाले गेट पर ले गए और उसे चुप रहने का इशारा किया। सानवी तो पहले से काफी डरी हुई थी। राधाया ने पीछे देखा, कोई है तो नहीं। मयूरी ने लेफ्ट देखा और मीत ने राइट देखा। उसके बाद दीवार के पास कुछ पत्थर रख दिया और एक एक कर सब दीवार कूद गए। सानवी को अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, उसने ऐसा कुछ किया है। वो अभी भी किसी और दुनिया में थी। राधाया उसे होश में लाते हुए बोली, चलो सानू, वरना देर हो जाएगा, वापस भी आना है। राधाया के मुंह से सानू सुनकर सानवी को खुशी हुई और वो उनके साथ चलने लगी। वो सभी मुंबई की चकाचौंध को बहुत गौर से देख रहे थे। कुछ लड़के लड़कियों के हाथ थाम कर चल रहे थे तो कई लड़के लड़कियों को अपने हाथ से खिला रहे थे। कुछ लड़के दोस्त को लिए चल रहे थे तो कुछ लड़कियां मॉडर्न कपड़ में अपनी सहेलियों के साथ थी। राधाया ने कहा, क्या हम चारों के लिए भी कोई होगा जो हमारे साथ ही इसे घूमेगा? तीनों राधाया की बात को सुन रही थी। मीत और मयूरी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और राधाया और सानू ने एक दूसरे का। मीत ने कहा, पता नहीं यार, जो हमारे लिए है कब और कहाँ मिलेंगे। मयूरी ने अपने दोनों हाथों से मीत को पकड़कर उसके कंधे पर सिर रख दिया और बोली, अब जो हमारे लिए होगा वो हम चारों को मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। सानवी आज बहुत खुश थी। आज उसे अच्छे दोस्त जो मिल गए थे। अब उसे दीवार कूदने का भी कोई गिल्ट नहीं था। वो मन में बोली, शायद पापा और मम्मी ने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। थैंक यू पापा और मम्मी, इतने अच्छे दोस्त सिर्फ आप दोनों की वजह से मिले हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद सब एक ठेले पर पहुंच जाते हैं। ठेले वाला सबको देखता है और पूछता है, बेटा लगता है आप सब कहीं बाहर से आए हैं? सब मुस्कुराकर हाँ मैं जवाब देते हैं। ठेले वाला बोलता है, तो बताए आप सब क्या खाना चाहेंगी, और अब आप लोग चिंता ना करें, आप सब यहाँ आते रहेंगी। ठेले वाला बोलता है, क्या खाओगे बेटा आप लोग? वड़ा पाव, मिसल पाव, अंडा ब्रेड, पाव भाजी या मोमो? तो बताए। सब पाव भाजी का बोलकर टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में पाव भाजी आ जाती है और सब खाने लगते हैं। मीत बोलती है, बीरजी थोड़ा हाथों में जादू है, खाना बहुत अच्छा है। अब से जब हमें भूख लगेगी हम यही आएंगे। ठेले वाला बोला, बेटा जी हर साल आप जैसे बच्चे हमारे ठेले पर खाने आते हैं और आप सब से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है।